वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने ड्रॉट पढ़ाया था शायद। ड्रॉट में डीपीएपी प्रोग्राम है आपके पेपर 2 के रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग में। मुझे लिख करके भेजो कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम तो नहीं किया था ना? कहाँ तक किया था? गुड मॉर्निंग। मैंने देखो एक चीला बनाया है, छोटा सा चीला है ओट का, और उसके दूसरे साइड से एक अंडा चिपका दिया, फिर 1 चम्मच घी डाला। चीले में हमने अलसी डाला, तिल डाला, ओट डाला, थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़ा सा रागी फ्लावर डाला, रागी का आटा। और इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। आपके घर में जो माताजी बनाती होंगी पराठा, रोटी, सब्जी जो भी बनाती होंगी, उसमें कितना टाइम लगता है। इसी चीले में पतला पतला काट के, कद्दूकस करके, ग्रेडिंग करके सब्जी को भी डाल दो। मस्त वेजिटेरियन चीला हो गया। टाइप्स ऑफ ड्राउट करवाया था। ओके, अब लिखो काउजेज ऑफ ड्राउट। ड्राउट के कारक, क्यों होता है ड्राउट, उसमें लिखो कॉजेज ऑफ ड्राउट में कल रात को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, आपके लिए भी वही चार्ट काम आएगा। हिंदी कर देते हैं रूपांतरण। पहला है मीटरोलॉजिकल कॉजेज, यानी लिखो मौसम संबंधित और मॉनसून संबंधित में 2 होगा, लिखते जाइए। मॉनसून संबंधित में 2 है। नहीं, मॉनसून संबंधित में तो वो सब कुछ लिखना है जो मैंने पहले लिखवाया, IMD वाला। मीटरोलॉजिकल ड्राउट में, मौसमी सूखा में मैंने सारे कारण लिखवाए हुए हैं, उन्हीं कारणों को यहाँ भी लिखना है। लिख पाओगे या नहीं? समझ में आया कि नहीं? जैसे
लेट अराइवल, अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून, इस तरह का जब पॉइंट था। फिर आपको अल नीनो पे लिखना है। तो मौसमी कारण में बहुत कुछ करवाने को नहीं है मेरे पास, ये मैंने करवा दिया है। दूसरा है टोपोग्राफिकल, स्थलाकृतिक। दूसरा है स्थलाकृतिक कारक। तो स्थलाकृतिक में आप आओ। टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल में कई पॉइंट्स लिखा हुआ है। रन ऑफ, जल प्रवाह। तो रन ऑफ अगर फास्टर होगा, तीव्र होगा, तो अधिक वर्षा होने पर भी सूखे की दशा बनती है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेघालय। मेघालय के पठार पे चेरापूंजी, मौसिन राम, वहाँ वर्षा 1200 सेंटीमीटर 1500 तक होती है, लेकिन फिर भी वहाँ सूखा स्ट्राइक करता है। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। तो ये रन ऑफ के कारण है, वहाँ पर पानी टिकता नहीं है। ड्रेनेज, दूसरा कारण है ड्रेनेज। ड्रेनेज होता है जल निकास तंत्र। छोटी छोटी नलिकाएं, छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम्स, रिवलेट्स, बहुत सारा नदी अगर कहीं पे विकसित रहता है तो इसका मतलब है कि वहाँ ड्रेनेज बहुत फास्टर है। बारिश कहीं भी होगी वो ड्रेनेज के थ्रू निकल जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में स्ट्रीम, धाराएं, नदियां, सहायक नदियां, ये सब का नेटवर्क सम्मिलित किया जाता है। तो ये है हमारा ड्रेनेज। अब है स्लोप, ढाल। तो स्टीप स्लोप, अगर ढाल तीव्र है, जैसे इसका तो कई उदाहरण हो सकता है। जम्मू हिल्स का ले लोगे, कुमायूं हिल्स का ले लोगे, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश एरिया, उत्तराखंड का पूरा जो एरिया है, वहाँ भी बहुत सीवियर ड्रॉट पड़ जाता है माउंटेन्स के ऊपर में। गांव में बिल्कुल पानी का स्रोत सब खत्म हो जाता है। उसका मेन रीज़न वही है। तो स्लोप है। फिर है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब है रिसाव। बहुत सारे चट्टान जैसे ग्रेनाइट होते हैं, तो ग्रेनाइट में क्या होगा कि रंध्रता नहीं होती है, संधियां होती है, जॉइंट्स होते हैं। ग्रेनाइट में संधियां होती है। ग्रेनाइट एक रवादार चट्टान है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स बने रहते हैं उसमें। तो दो क्रिस्टल के बीच में जो गैप होता है ना, उसी को संधि कहते हैं। और वर्षा होगी तो उन्हीं संधियों के मध्य से होकर के जल का निकास हो जाता है। अब
जैसे बुंदेलखंड इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि बुंदेलखंड में कुल वर्षा तो लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर की है। तो 80 सेंटीमीटर की वर्षा कम नहीं होती है। पंजाब में भी इतनी ही वर्षा है लगभग, लेकिन यहाँ पर चूंकि परकोलेशन ऑफ वाटर, ड्रेनेज ऑफ वाटर बहुत फास्ट है, इसलिए यहाँ पे सूखे की दशा बन जाती है। बुंदेलखंड के विषय में ये बात याद रखना है। बुंदेलखंड का अगर केस स्टडी आएगा, उसको ग्रेनाइटिक कंट्री कहते हैं, निस कंट्री कहते हैं। परकोलेशन ऑफ वाटर बहुत फास्ट होता है, संधियों के द्वारा जल बिल्कुल नीचे चला जाता है और फिर प्रवाहित भी हो जाता है। भौम जल नीचे काफ़ी गहराई पे मिलता है, एक्सप्लॉयटेबल डेप्थ नहीं है। फिर है एक राजस्थान का उदाहरण, जहाँ पे राजस्थान के सैंड के नीचे में जिप्सम का लेयर मिलेगा और उसके कारण क्या होता है कि परकोलेशन होता ही नहीं है। तो वर्षा जब होगी तो पानी सतह पे ही तेजी से भागता है और उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा है, जिप्सम की उपस्थिति के कारण रन ऑफ फास्ट हो जाता है राजस्थान में। तो इस तरह के कई उदाहरण, कई केस स्टडीज़ आप बना करके लिख सकते हो, स्वयं लिखना होगा। और इसी तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं। हम लोग तो ब्रॉडली आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अब इसमें अरावली का केस स्टडी आ जाएगा ड्रॉट प्रोन एरिया में, है ना। ड्रॉट प्रोन एरिया में अरावली क्षेत्र का केस स्टडी, वहाँ कौन से कारक हैं। तो जो हमने कारक बताए, लिखना इसी कारक को है। वहाँ जाकर के हतप्रभ नहीं होना है कि अब पता नहीं क्या लिखना है जी। बुंदेलखंड का कारक आ गया तो वहाँ भी यही होगा, मीटरोलॉजिकल कारक। वहाँ भी यही होगा, हाइड्रोलॉजिकल टोपोग्राफिकल कारक। जो स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है, अगर उसको आप समझ करके याद करोगे और अप्लाई करने का अकल अगर आपके अंदर में है, प्रतिभा आपके अंदर में है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, कहीं मात नहीं खाओगे। मात तब खाओगे जब कोई क्वेश्चन दे के सोचोगे कि यही डायरेक्ट हमारे नोट में क्यों नहीं लिखा हुआ था। तो इस तरह का अगर एंगर भरा हुआ है, रिएक्शन भरा हुआ है, तो दुनिया में कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्योंकि आज हम अरावली का लिखवा दें तो तेलंगाना पूछ देगा, तेलंगाना पूछ देंगे तो पलामू पूछ देगा, लिखवा देंगे तो पलामू पूछेगा, पलामू लिखवाएंगे मेघालय पूछ देगा। अब क्या भारत के 8 माइक्रो ड्राउट प्रोन एरियाज को कैसे लिखवाया जा सकता है बताओ, एक एक का केस स्टडी। एक ही बात है ना। और जब फिजिकल ज्योग्राफी में हमने आपको सबका स्ट्रक्चर समझा दिया है और वहाँ का रेनफॉल कंडीशन आपके समझ में आ रहा है, वहाँ के सॉइल का कंडीशन समझ में आ रहा है, कृषि भूगोल में जब आपको हम फसल का भी, कौन सी फसल होगी ये भी समझा देंगे, तो उसके बाद क्या शेष रह जाता है ऐसा ज्योग्राफी में। लेकिन वही होगा, कोई क्वेश्चन आ गया तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं कि अरे करंट से आ गया, अरावली से आ गया, करंट से आ गया, ऐसा करने लगते हैं लोग। मुझे कहीं कुछ खास दिखता ही नहीं है। और ये सब अगर स्टूडेंट को समझाओ तो स्टूडेंट रिएक्शन भी देता है कि आप ही को नहीं पता है, आया हुआ है, कैसे कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या। मेरा तो बिलीव ऑलवेज है कि आप फिशिंग सीखो। फिशिंग टेक्नोलॉजी जब आपके पास आ जाएगा, तब आप बैठे बैठे दुनिया के ज्योग्राफी में किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। कोई भी प्रश्न आएगा ज्योग्राफी में, एक ही चैलेंज है कि रूपा मेड सिंपल से में जो की टर्म्स दिए हुए हैं उसको याद करा है कि नहीं, पेंगुइन डिक्शनरी में कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ा है कि नहीं। अगर टर्म्स मालूम है ज्योग्राफी में और आपने मेरा क्लास पूरा कर लिया है ईमानदारी से, तो कैसे संभव है कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए। और थोड़ा बहुत योजना पढ़ते रहो, अखबार पढ़ते रहो, जिसमें देखते रहो कि नीति आयोग ने क्या प्लानिंग कर दिया, है ना। इन्वायरमेंटल प्लानिंग होता है, तो इन्वायरमेंटल प्लानिंग में क्या कर रहा है। फिजिकल स्ट्रक्चरल प्लानिंग होता है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्लानिंग होता है, उसमें हम लोग का कोई बहुत रोल नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंटल प्लानिंग में है, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहा है उसमें है, सोशल प्लानिंग कर रहा है उसमें है, डेमोग्राफिक प्लानिंग कर रहा है उसमें है।
तो नीति आयोग का जो 5 प्लानिंग का स्ट्रीम है उसमें से स्ट्रक्चरल प्लानिंग को छोड़ दो, वो भी स्ट्रक्चरल भी जैसे मान लो कि स्मार्ट सिटी का निर्माण की बात चल रही है या हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत इसी पे आर्टिकल्स आते रहता है कुल मिलाकर के। और क्या है, तुम लोग अगर किसी भी विषय को टॉप व्यू से नहीं देखोगे, कॉन्सोलिडेट करके नहीं देखोगे, सामान्यीकरण करके नहीं देखोगे, तो लगेगा कि रैंडमली कितना बिखरा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, क्या है, समझ में नहीं आएगा क्या है ये, अनंत लगेगा सिलेबस। और वही सिलेबस बहुत लिमिटेड लगता है जब आप उस विषय वस्तु के कोर में पहुंच जाओ, उसके मूल थीम को पकड़ लो। जैसे प्लानिंग का अपना थीम है जो मैंने आपको बता दिया, वैसे ही सामाजिक मुद्दा होता है। अब सामाजिक मुद्दे में क्या पढ़ूं करते रहता है ज़िंदगी भर, निबंध में क्या पढ़ूं यही करते रहता है, अजीब बताहाश ज़िंदगी दिखती है। हिंदी माध्यम में तो विशेष करके 90% का बताहाश, 95% का। क्यों ऐसा है समझ में नहीं आता है, जबकि हम समझाते रहते हैं। सोशल इश्यूज़ में क्या है भाई, मुझे तो 6 के बाद 7वां नहीं दिखता है। एक ही शब्द है चाइल्ड लेबर, उसी को घुमा रहा है, विमेन उसी को घुमा रहा है, एडल्ट ओल्ड एज उसी को घुमा रहा है। अब बताओ, ये क्या इस तरह के 6 मुद्दों पे आप सुंदर आर्टिकल जब भी आए तो उससे अगर नोट डाउन कर करके अपनी डायरी मेंटेन करते रहो तो साल, 1.5 साल, 2 साल की प्रक्रिया में कितना अच्छा मटेरियल मिल जाएगा और आप कितना कुछ उसमें आ जाएगा। सब किसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पे आ जाता है, तो किसी आर्टिकल में यूएन का रेफरेंस आ जाता है, किसी आर्टिकल में किसी कमीशन का रिपोर्ट को कोट कर देता है, किसी आर्टिकल में कम्युनिस्ट का व्यू पॉइंट रहता है, किसी में राइटिस्ट का व्यू पॉइंट रहता है, किसी में कैपिटलिज्म का रहता है। तो आप अगर पढ़ने लगोगे ना एक बार संयमित होकर के, तो चीज़ें सब दिखने लगती है। लेकिन वो जो बेताब, बेचैन, आजकल तो यूथ का मतलब ही यही है, झूठ का एक नकाब पहनना कि हम बड़े काबिल हैं, और उनसे एक निबंध लिखने कह दो तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। गलत मत समझना, तुम लोग बहुत ट्रेंड स्टूडेंट हो चुके हो, आज से नहीं हो मेरे साथ। तो तुम लोगों को उस जोन से निकालने का मेरा मन करता है कि तुम लोग उस जोन से हट करके तो अब हो ही गए। तो कभी ये बेचैन, बेताब, इस टाइप वाला जो कैरेक्टर है ना, उससे बाहर निकलना होगा। और सामाजिक मुद्दे अगर 6 हैं तो 6 पे अपना काम करिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, मुश्किल से 10 मुद्दा नहीं है, वही ओजोन लेयर डिप्लीशन, वही अब कुछ भी एसिड रेन, वही उसी सबसे रिलेट करके, ग्लोबल वार्मिंग उसी सबसे रिलेट करके कुछ कुछ चीज़ें पूछ देता है। मेन टॉपिक तो वही है ना, थीम तो वही है, उससे रिलेट करके कुछ पूछ दिया। तो उस थीम पर अगर आप आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ते रहो, जैसे मान लो आपने एक आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, अब बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है और अखबार में रोज निकल रहा है कि वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी का ऐसे ऐसे मिला, तो आप बायोडाइवर्सिटी नहीं जानते हो, नीलगिरी नहीं जानते हो, वहां पे पहले से क्या था ये नहीं जानते हो, आपने अखबार में बस उठा लिया कि अखबार में आज आया हुआ है, उसको रटने की कोशिश कर रहे हो। कैसे आएगा भाई? इसीलिए पहले सभी जो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, उनको कैप्चर करने का कोशिश करना है। ये काम करोगे अपने आप उड़ने लगोगे। ओके, एक दिन मूड बना के बैठेंगे जिसमें पीटी का स्ट्रक्चर और मेंस का स्ट्रक्चर बात करेंगे आप लोग से। बहुत शॉर्ट में, बहुत कम एफर्ट से भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।
आपको क्या लगता है कि ये जो मेडिकल साइंस से स्टूडेंट आती हैं, लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, जो आईआईटी करके लड़के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये क्या आप इतना पढ़ते हैं क्या? इनको क्या अकबर बाबर का जन्मदिन पता है? इनके पास आईक्यू शार्प रहता है, शार्पन किया हुआ रहता है, इनके पास मेथड है, टेक्नोलॉजी है। ये लोग किसी भी बड़े विषय को कॉन्साइज करके छोटा सा करके रख देते हैं। इनके पास आत्मविश्वास है, इनको पता है कि हम सिक्योर हैं, अगर आईएएस में हुआ ना हुआ तब भी ये डेस्परेट नहीं है, डेस्पो कैरेक्टर के नहीं है। इनको मालूम है कि क्या ही हो जाएगा। तीसरा, इनको मालूम है कि कूड़ा मटेरियल क्या है और साइंटिफिक मटेरियल क्या है। मैंने तो देखो अब तो 12 साल से इंग्लिश मीडियम में कम से कम 12x4, इधर भले ही कम कर दिया, कोरोना टाइम्स में कम हो गया, उसके पहले करोल बाग में बैचेज रोका, लेकिन सोचो कि कितना लाखों इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आया। और मैंने देखा कि जेएनयू से, डी स्कूल से ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स गाड़ी भर भर करके आते थे। यहीं बत्रा सिनेमा हॉल में क्लास चलता था। करोल बाग में मेरा अपना हॉल है, 500 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल है। तो आप देखो कि उनको ऑब्जर्व करने का मुझे मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। और हम तो बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट थे, ऐसा कुछ टीचर जैसा तो रखा नहीं कभी जीवन में कि कोई बाइक से भी क्लास लेने गए, टी शर्ट जीन्स में क्लास लेने गए। क्लास में हम जाते थे लेने तो लोग खड़े नहीं होते थे पहले क्लास में, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि टीचर है क्या ये, यही है क्या ये। न हमारे आगे पीछे कोई व्यक्ति, न कोई ड्राइवर, न कोई नौकर, न स्टाफ, कुछ नहीं। और इतनी बड़ी भीड़ जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, पूरा बतरा भरा हुआ। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे, हिंदी में तो था ही। तो वो अनुभव है मेरे पास, वो उसी को हम शेयर करने लगते हैं कई बार बैठ करके। तो कई लोग रिएक्ट करते हो तुम में से। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे आगे बढ़ना है, नहीं तो ये सब दिया हुआ बेकार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब देखो, यह है एग्रोनॉमिकल यानी कृषि संबंधित। ड्राउट का संबंध कृषि से भी है, क्योंकि जितने भी ड्राउट की परिभाषाएं मैंने कल लिखवाई है उसमें आप देखोगे तो हर परिभाषा में क्रॉप फेलियर आ ही रहा है। कृषि नहीं होगा, फसल का ये रुकना, तो ड्राउट का डायरेक्ट संबंध कृषि से है। आईएमडी भी क्रॉप फेलियर को ही मानती है, उसी को ड्राउट कहता है। तो ये एग्रोनॉमिकल है यानी कृषि संबंधित। अब इसमें क्या है, क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप कॉम्बिनेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड डिवेजिटेशन ऑफ द सॉइल, इस तरह का पॉइंट मैंने लिखा है। आप इसको लिखो कि शस्य चयन भी निर्धारित करती है कि ड्राउट आएगा कि नहीं आएगा। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है, केस स्टडी है बघेलखंड का। शस्य चयन, मान लो कि बघेलखंड में मैंने शायद बताया भी था कि 90 सेंटीमीटर वर्षा है, और 75 to 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कई बार 25% वार्षिक विविधता अगर वर्षा की हो गई तो वहाँ पे वर्षा 110 सेंटीमीटर तक हो जाता है। अब 110 हो गया तो वहाँ खेत भर गए पानी से। लोगों ने सोचा कि ये तो राइस क्रॉप, पैडी क्रॉप, चावल कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। अब 2-3 साल उपयुक्त दशाएं रही, लोग चावल कृषि पे उतर गए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और नेक्स्ट ईयर फिर वही 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, 90 सेंटीमीटर रेनफॉल, चावल सूखने लगा, पानी नहीं है, पकते पकते चावल सूख गया। फिर नेक्स्ट ईयर लोगों ने प्रयास किया, फिर सूख गया। तो ये शस्य, अगर मान लो उसी फील्ड में लोग बाजरा का ही उत्पादन कर लें तो उसमें क्या है कि क्रॉप होगा ही होगा,
नेगेटिव वेरिएबिलिटी होगा तब भी होगा। ऐसा कोई फसल करें, कॉटन करें या मिक्स्ड क्रॉपिंग कुछ कर लें, या जो लो लैंड्स हैं वहाँ पर राइस कर लें और जो हायर लैंड्स है वहाँ पर मिलेट्स कर लें। ऐसा कुछ क्रॉप कॉम्बिनेशन बना लें, कोई क्रॉपिंग पैटर्न, कोई शस्य प्रतिरूप को निर्धारित कर लें, तो वहाँ पे कभी ड्राउट का नहीं आएगा। मान लो कि राजस्थान है, अब वहाँ पर बीकानेर में लोग मोठ और बाजरा इसकी खेती करते हैं, तो उनको ड्राउट कभी बहुत मेजर फील नहीं होगा। लेकिन वही अगर दूसरा फसल जिसको ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता है वहाँ शुरू करेंगे तो ड्राउट हो जाएगा। तो शस्य चयन भी निर्धारित करता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा इस डिस्कशन को केस स्टडी के रूप में कन्वर्ट करके, और इसी तरह के आर्टिकल्स योजना में मिलते रहेंगे आपको, अखबार में आते रहेंगे आपको ड्राउट के ऊपर में। आज की क्लास के बाद कहीं भी ड्राउट पे कोई भी आर्टिकल आए, आप लोग उसके सधे हुए स्टूडेंट, उसके जानकार तो हो ही। अब लिखो कि ड्राउट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये भी एक छोटा सा डिस्कशन पॉइंट है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्राउट क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने डिवाइड किया है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक परिणाम क्या होंगे ड्राउट के, सामाजिक परिणाम क्या होंगे ड्राउट के, राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे, और डेमोग्राफिक परिणाम क्या होंगे, जनांकीय परिणाम क्या होंगे। और ये सभी परिणामों का डिस्कशन हमने ड्राउट के विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत कर लिया है। अगर आप समझदार हो तो आप इसको लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लिखवाया जाए। हाँ, केस स्टडी में हो सकता है कि अरावली का मान लो आप पढ़ रहे हो, बुंदेलखंड, पलामू, कहीं का भी आप केस स्टडी पढ़ रहे हो किसी मैगजीन में, तो वहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में लिखा जाएगा कि वहाँ पे कितना आर्थिक नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ या किसी भी रूप में नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, पानी का सप्लाई नहीं है तो इंडस्ट्रीज बंद हो गए, लेबर फोर्स आउट माइग्रेट कर गया, जो भी रीजंस हो। तो इकोनॉमिक डैमेजेस कितना हुआ है ड्रॉट के कारण, इन्वायरमेंटल डैमेजेस क्या हुआ है ड्रॉट के कारण। तुम कभी भी देखोगे ड्रॉट पे आर्टिकल आएगा तो हमारे इसी फ्रेमवर्क में क्वेश्चंस या आर्टिकल्स लिखे जाएंगे या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो आप लोग समकालीन समस्याओं में मैगजीन्स, अखबार, ऐसा कहीं भी कुछ रहे, अर्थक्वेक के ऊपर में, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, इस तरह जो भी है, कोई पारिस्थितिक समस्या भारतवर्ष की, मृदा अपरदन की समस्या, पारिस्थितिक समस्या में मृदा अपरदन आ गया, निर्वनीकरण आ गया, तो प्रदूषण आ गया, तो ये सब देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उसका केस स्टडी तैयार करके रखना होगा। बहुत सारा हम खुद आपको बता ही देंगे चलते चलते। ओके, तो ये था हमारा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्राउट। अब आपको लिखना है डीपीएपी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। लिखिए, टाइटल बनाइए, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। आशा है आपने इस फ्रेम को बहुत अच्छे से समझ करके लिख लिया होगा और स्पेसिंग भी कर लिया होगा, कुछ कुछ नोट डाउन भी कर लिया होगा, केस स्टडीज़ का रेफरेंस तो दे ही दिया होगा। अब आइए ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। लेकिन डीपीएपी के ऊपर डिस्कशन करने के पहले आपको कुछ समझाना है। देखो, पेपर 1 में आर्थिक भूगोल में फैमीन करके एक विषय है। तो फैमीन क्या है? ड्राउट का ही तो परिणाम है ना। फैमीन के कॉजेज क्या हैं? ड्राउट वाले ही कॉजेज होंगे।
और इसमें कॉजेज़ में, फेमिन वाले कॉजेज़ में एक और ऐड कर सकते हो, पॉलिटिकल कॉज, सोशियो पॉलिटिकल कॉज। कई बार सरकारी नीतियों के, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी एक लिख दो, ABCD, डी में पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल कॉज लिख सकते हो कि सरकारी नीतियों के कारण भी ड्राउट आ जाता है। सरकार कुछ क्षेत्र को नेग्लेक्ट करके रखती है, वहां पर ड्राउट आ जाता है, फ्लड आ जाता है। तो राजनीतिक कारक, तो फैमिन में कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस तो यही होगा, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस यही होगा। उसमें केस स्टडी बनेगा डारफुर का और अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज का, वो हम लोग करेंगे पेपर 1 में, ठीक है ना, यहाँ से लीड ले रहे हैं, वहाँ करना है। दूसरा है कि ड्राउट, सूखा, फिजिकल सेटिंग, इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल सेटिंग है ना पेपर 1 का, वहाँ भी लिखा हुआ है, यानी वहाँ पे ड्राउट और फ्लड दोनों को मॉनसून की क्रियाविधि से जोड़ना है। तो हमने तो मॉनसून की क्रियाविधि से भी जोड़ दिया और अल नीनो के प्रभाव से भी जोड़ दिया, समझा दिया था आपको, लिखवा भी दिया था। ओके, अब क्या करना है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी एक विषय है कृषि भूगोल में। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी रिलेटेड है इसी विषय से, ड्राउट से। शुष्क कृषि, भारत में शुष्क कृषि इसी से संबंधित है, ड्राउट प्रोन एरिया से ही संबंधित है। फिर आप देखो तो DPAP करके आएगा पेपर 2 में ही, RDP जो आपका विषय है उसमें DPAP करके आता है। और फिर कॉन्टेम्पररी इशूज में फिर आता है ये सूखा के रूप में। यानी अगर पूरे सिलेबस की हम चर्चा करें तो पूरे सिलेबस में 5 जगह तो सिर्फ ड्राउट है, इसीलिए आपको डिटेल से पढ़ाया जा रहा है और आपको इतना सारा मैप ड्रॉ करना और फॉर्मूला और ड्राउट का स्टेज बताया जा रहा है। आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि ये विषय ही 5 भाग में बटा हुआ है और पूरे सिलेबस में फैला हुआ है ये। ओके, अब लिखो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम पे आते हैं। देखिए यहां पे लिखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है उसको समझना है। लिखो 1978 में 76 में शायद ड्राफ्टिंग हुआ था, 78 में आया, तो 1978 में ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जो कि
टारगेट एरिया अप्रोच, टारगेट एरिया अप्रोच एवं प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग पर आधारित है तथा यह सेक्टोरल प्लानिंग जैसे जो फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड प्लानिंग, थर्ड प्लान, ये सब था, ये सब सेक्टोरल प्लानिंग था। सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में नियोजन करना, जैसे कृषि में नियोजन करना, तो कृषि एक आर्थिक क्षेत्र है, समझ में आया। इंडस्ट्री में नियोजन करना, तो इकोनॉमिक सेक्टर में प्लानिंग हो रहा है, तो वो सेक्टोरल प्लानिंग हो गया। लेकिन कुछ टारगेट एरिया अप्रोच होता है प्लानिंग का, कि कुछ क्षेत्रफलीय क्षेत्र को, कुछ भाग को, कुछ स्थान विशेष का के लिए नियोजन करना। जैसे मान लो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हिल एरिया क्या है? हिल एरिया में तो क्या कोई आर्थिक क्षेत्र तो आ नहीं रहा है, उसमें तो प्रदेश आ रहा है, कुछ विशेष भूभौतिक प्रदेश आ रहे हैं। तो उसी तरह से था फ्लड प्रोन एरिया प्रोग्राम या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, तो वैसे ही ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम का शुरुआत किया गया। यही आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में। फिर लिखो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम का लक्ष्य था सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई की व्यवस्था एवं पशुधन तथा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का, पशुधन, वन संपदा एवं संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण लक्ष्य था। फिर लिखो, इसको लिखना है कि डीपीएपी प्रोग्राम में क्या किया गया, मेथड्स क्या थे, विधियां क्या थी, उपागम। तो पहला है सूखा संभावित क्षेत्र एवं अस्थायी सूखा क्षेत्र अथवा क्रॉनिक ड्राउट CHRONI, जहां निरंतर ड्राउट आए, के या से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना, दूसरा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजेज, सूखा के कारणों को चिन्हित करना। फिर नेक्स्ट था आर्द्रता सूचकांक पर, ह्यूमिडिटी इंडेक्स पर
आर्द्रता सूचकांक पर सूखा के गहनता एवं परिमाण का आकलन करना। का आकलन करना। फिर है निराकरण एवं समाधान के उपाय, रणनीति, दिशा निर्देश, रणनीति, दिशा निर्देश को निर्धारित करना, दिशा निर्देश को निर्धारित करना। अब आगे लिखो, सूखा संभावित क्षेत्र का अर्थ है, पैराग्राफ चेंज करके, सूखा संभावित क्षेत्र का अर्थ है जहां 20 से 40% मौसमी सूखा की संभावना प्राप्त हो। प्रत्येक वर्ष, जहां प्रत्येक वर्ष 20 से 40% मौसमी सूखा की संभावना व्याप्त हो, जहां मौसमी सूखा का अर्थ है औसत वार्षिक वर्षा से 75% अथवा अधिक वर्षा का कम प्राप्त होना, वर्षा का कम प्राप्त होना। जो मैंने IMD का क्राइटेरिया बताया था पहले, वही है। लिखो, अर्थात 75% और मोर निगेटिव एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, इसका चांस नकारात्मक वार्षिक विविधता, वर्षा की नकारात्मक वार्षिक विविधता 75% अथवा अधिक होगी। फिर लिखो, अर्थात 5 वर्ष में कम से कम एक बार सूखे की संभावना होती है। 5 वर्ष में कम से कम एक बार जहां सूखे की संभावना हो, वह क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया कहलाता है। सूखा संभावित क्षेत्र कहलाता है। तो ड्राउट प्रोन का अर्थ बता रहा है प्लानिंग कमीशन, कह रहा है कि साल में कम से कम 20 से 40% ऐसा चांस हो कि उस साल कुल वर्षा का 75% रेनफॉल नहीं प्राप्त होता हो।
यानी अगर 100 वहां रेनफॉल प्राप्त होना हो तो उस साल 25 ही आए। अब 25 रेनफॉल होने का कितना चांस हो प्रत्येक वर्ष? तो प्रत्येक वर्ष लगभग 20% चांस हो कि इस बार हो सकता है, इस बार हो सकता है। तो 20% से अगर हम ले लेंगे तो 5 वर्ष का पीरियड होता है, तो 5 वर्ष में कम से कम एक बार तो सूखा जरूर पड़े, तभी उसको हम लोग सूखा संभावित क्षेत्र कहते हैं। मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी कि सूखा क्षेत्र और सूखा संभावित क्षेत्र, अस्थाई सूखा क्षेत्र, क्रॉनिक सूखा क्षेत्र, ये सब अलग होता है। अभी हमने आपको समझाया संभावित सूखा संभावित क्षेत्र क्या है, जहां 5 वर्ष में एक बार सूखा जरूर पड़े। और सूखा का अर्थ क्या है? जितनी वर्षा होनी थी उसमें 75% वर्षा कम हो गई, ऐसा एक वर्ष जरूर आएगा 5 वर्ष में, उसको हम लोग सूखा संभावित कहेंगे। क्लियर है या नहीं? जल्दी लिख करके भेजो। फिर है क्रॉनिक ड्राउट। क्रॉनिक ड्राउट का हिंदी क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको आए तो लिख के भेजो। देखो, क्रॉनिक ड्राउट का अर्थ है जहां 40% से अधिक इस तथ्य की संभावना है कि मौसमी सूखा प्राप्त होगा, मौसमी सूखा प्राप्त होगा। अर्थात नेगेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल 75% होगी। वर्षण की विविधता, नकारात्मक विविधता 75% होगी। उसको क्रॉनिक ड्राउट कहते हैं। आगे लिखिए। और तीसरा है अस्थाई सूखा, जहां प्रत्येक वर्ष 60% से अधिक जहां लगभग प्रत्येक वर्ष 60% से अधिक मौसमी सूखा की संभावना होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का जो पार्ट है, लेह लद्दाख का जो भाग है, तो ये 3 प्रकार के सूखा क्षेत्रों को डीपीएपी आइडेंटिफाई करता है।
यहाँ पे तुम उस फॉर्मूला को भी लिख सकते हो जो मैंने पहले लिखवा दिया है। वेरिएबिलिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। वर्षन की विविधता का फॉर्मूला था ना, स्टैंडर्ड मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। यहां भी लिख दो। डीपीएपी में लिखने के क्रम में ड्राउट ईयर कैसे डिफाइन होता है 75%, आईएमडी में पढ़ा दिया है, वही चीज यहां रिपीट हो रहा है। तो यहां भी लिखना होगा, ऐसा नहीं कि यहां पे नहीं लिखो। इसलिए आप लोग लिखो अभी नोट्स में, छोड़ो मत, बाद में याद आए ना आए पता नहीं क्या करो ना करो। अब आपको डीपीएपी के कुछ फैक्ट्स लिखने हैं। लिखो, भारत में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सूखा प्रभावित है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। फिर लिखो, भारत में कुल 3.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया सूखा संभावित के अंतर्गत आता है। जहां प्रत्येक वर्ष सूखे की संभावना 20 से 40% होती है। मौसमी सूखे की संभावना 20 से 40% होती है। अन्य भाग क्रॉनिक ड्राउट के अंतर्गत आता है। फिर लिखो, सूखा भारत के लगभग 20% पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। बीस प्रतिशत पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। आज आप किसी का मैसेज नहीं देखा मैंने। एटलस किस पब्लिकेशन का लूं? आप एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ले लो और ब्लैक स्वान ले लो, 2 एटलस।
इस मैप को बनाओ, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैप बनाओ। यहाँ पे ये जो है ना, ये 100 सेंटीमीटर की, ये 100 सेंटीमीटर वाला समवर्षा रेखा वाला है ये। सॉरी, यहां से निकल जाएगा ये। यहां से ये 100 सेंटीमीटर वाला लाइन है ये, और 75 पे ध्यान देना है तुमको। 75, देखो यहाँ पे 75 कैसे है ये तो 100 सेंटीमीटर वाला है, जिसको वाइट से हम कर दे रहे हैं। पहले भी ये सब ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों ने। यहाँ भी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर से जो पूर्व हो गया, या 100 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा है, वो क्षेत्र में तो सूखा आना नहीं है। सूखा आना है 75 सेंटीमीटर। आप लिखो पहले एक पैराग्राफ, और पहले बना लो डायग्राम, चलो बना लो। उसमें ध्यान से देखना है कि ये येलो वाला क्रॉस यहाँ है, यहाँ है, तो येलो वाला क्रॉस 2 पॉकेट में है, ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड है। एक्सट्रीमली अफेक्टेड का मतलब हुआ अत्यधिक प्रभावित। ये अत्यधिक प्रभावित है। सीवियरली का मतलब होता है गहन प्रभावित। मॉडरेटली का मतलब होता है सामान्य प्रभावित। ड्राउट प्रोन का मतलब है सूखा संभावित, है ना। अत्यधिक प्रभावित को ही हम लोग रिकरेंट कहते हैं। रिकरेंट मतलब जो बार बार आए, प्रत्येक वर्ष आए लगभग। क्रॉनिक उसी को कहते हैं, यही क्रॉनिक है, यही रिकरेंट है। आप अत्यधिक प्रभावित लिखो या क्रॉनिक लिख दो। दूसरा है सीवियरली, यानी गहन प्रभावित, यानी फ्रीक्वेंट, जिसकी बारंबारता उच्च हो, उच्च बारंबारता से हो, गहन प्रभावित। मॉडरेटली है सामान्य। मॉडरेटली में होगा कि ये 5 वर्ष में एक बार आ जाए, ऐसा मॉडरेटली हो जाता है। ये देखो, ये जो लड्डू बना हुआ है, वाइट वाला लड्डू, क्रॉस, वाइट लड्डू, छोटा छोटा डॉट्स, डॉट्स पूरे में फैला हुआ है। अगर आप देखोगे तो डॉट्स पूरे में हमने फैला रखा है, डॉट सब में है। तो जितना में डॉट्स है, इसका मतलब जहां जहां डॉट्स फैला है वो सब ड्रॉट प्रोन में आएगा। ये सब ड्रॉट प्रोन में आएगा। पूरे जो भी डॉट्स यहाँ यहाँ यहाँ, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सब ड्रॉट प्रोन में आएगा। 100 सेंटीमीटर वाला वो भाग छोड़ दो, तो ये सब ड्रॉट प्रोन है। लेकिन ड्रॉट प्रोन के अंदर में फिर हमने 3 डिवीजन दिखाए हुए हैं: एक्सट्रीमली अफेक्टेड, सीवियरली अफेक्टेड, मॉडरेटली अफेक्टेड। और जो भाग जिधर हमने 100+ का दिखाया है रेनफॉल, वो है नॉट अफेक्टेड, वो अप्रभावित है, यानी वो है अप्रभावित, वह अप्रभावित क्षेत्र है। अब एक्सट्रीमली अफेक्टेड कहां दिख रहा है तुमको, बताओ। सिर्फ बोगस स्टूडेंट की तरह कथा लिखने का जो विचार रखे हुए है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस है, उसको आनंद आएगा। एक्सट्रीमली अफेक्टेड कहाँ है, इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे। लिखवाना क्या है वो हम आगे लिखवाएंगे। यहां देखो, ये क्रॉस कहाँ है, ये पश्चिमी राजस्थान दिख रहा है ना। वृष्टि छाया प्रदेश, दक्कन का पठार।
डायग्राम जैसे ही बन जाए मुझे क्लियर करो, बताओ जल्दी से। मुझे समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश के सामने हिंदी लिख दिया है। हिंदी लिख दिया है अब, और भी ध्यान रखेंगे। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस है तो ठीक रहेगा ना? मुझे नहीं लगता है कि ठीक रहेगा, आपको ब्लैक स्वान और ऑक्सफोर्ड लेना ही पड़ेगा। बुंदेलखंड में ड्राउट का कारण विंध्य है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विंध्य कोई कारण नहीं है। विंध्य का कोई रेन शैडो इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरुषोत्तम, ये सही बात है, पुरुषोत्तम का सजेशन बिल्कुल सही है। ऐसे ही होता था, आज की क्लास में बना बनाया मैप आ गया। और रात का इंग्लिश में पढ़ाया था ना, तो मुझे लगा कि आप में वही यूज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे मैप हम खुद से भी बना के ड्रॉ करते हैं, ओके? क्योंकि नए स्टूडेंट जो हैं उनको थोड़ा सा तो इशूज रहेगा ही रहेगा, वो हम समझते हैं। अंकुर प्रकाश, स्कूल एटलस सर। हाँ, स्कूल एटलस भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल एटलस में। पूजा सिंह, आज पहली बार मैंने इंग्लिश वाले क्लास का बना हुआ मैप यूज़ कर लिया। चलो कोई नहीं, इसके पहले कभी नहीं किया था, लेकिन चलो कोई नहीं, एक दो मैप में आप कोशिश करो, एफर्ट लो। कंचन, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, और धीरे धीरे करके, कुछ समय लगता है, घबराना नहीं है बस। प्रांशु, प्रिया, अमित कुमार, डिक्शनरी नहीं है, बिल्कुल डिक्शनरी नहीं है हिंदी में पेंगुइन का। सर हमें भी खाना है, उसके लिए तो फिर या तो आप मुझे अपना कुक बहाल करिए, नहीं तो फिर आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। रिया जोशी, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद नासिर, कब्बू मीना, काफ़ी समय के बाद तुम आए। आदर्श सिंह यादव, स्मृति, अभय शुक्ला, दीपक, बलवंत शाही, उमेंद्र, संकल्प, पुनीत, सुरजीत का एक क्वेश्चन था, अरिश्ना खान,
मुकेश इंसान, उपासना राजपूत, रवि जाटव, परवेज, संकल्प। आज देखा नहीं किसी का SMS। धन्नी ज्ञानी, देखो इस क्लास का एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है वीडियो क्लासेस का कि आप इसको कई बार देख पाओगे। अब कई बार देखने का चूँकि ऑप्शन है। चिरंजीवी KC, नोट्स तो कुरियर हो जाना चाहिए था, हम आज इंक्वायर करते हैं। पेंगुइन का एक डिक्शनरी कॉमन आता है जिसमें फिजिकल ह्यूमन दोनों ही रहता है, वही वाला ले लेना। हर्षित, गुड मॉर्निंग सर। अंजना सिहाग, हेलो सर। कोई बात नहीं अंजना, आप लोग ये जो कॉन्टेम्पररी इशू चल रहा है ना, ये कहीं न कहीं इसका फिजिकल ज्योग्राफी से लिंक है, लेकिन अभी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 ही 3 दिन में शुरू होने वाला है। वहाँ से फिर आपको फ्लो मिलेगा। इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं वो लोग थोड़ा घबराएं नहीं। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो लोग 2-3 दिन कॉन्टेम्पररी इशूज़ अभी चलेगा, 3-4 दिन चलेगा, तो उसमें 100% उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम रेफरेंस ले रहे हैं मॉनसून का, अल नीनो का, आईसो हाइट 100 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हैं, 75 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके समझ में 30-40% ही आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी क्लास 5 दिन नहीं करना है। आप इसको ऐसे देखो ना कि ये क्लास 5 दिन कर लो, फिर आगे रिपीट कर लेना या फिर वीडियो क्लास देख लेना। तो बाकी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जब हम शुरू करेंगे, ये मैंने पहले दिन वर्कशॉप में ही बोला था कि आपका तो ह्यूमन इकोनॉमिक से शुरू होना था और इस क्लास का लिंक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अलाउ कर देते हैं। क्या फ़ायदा 5 दिन रोकने से? 5 दिन आपको मोमेंटम मिल जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे हमारे मेथड ऑफ टीचिंग से, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ लोग इसमें पेशेंस लूज करना शुरू कर दिए, घबराना शुरू कर दिए। जब ये पूर्व विदित है कि कॉन्टेम्पररी इशूज़ के टॉपिक्स फिजिकल ज्योग्राफी पे आधारित हैं और नए स्टूडेंट उसको अभी 100% ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अभी 5 दिन क्लास रोक दो अपना, क्योंकि ये क्लास आपको फिर मिलेगा ही मिलेगा, या फिर इसी वीडियो को जब आप दोबारा देखोगे इंडिया फिजिकल पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कितना मज़ा आ रहा है और कितना डिटेल सर पढ़ा रहे हैं और कितनी डेप्थ में लेकर के जा रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ये सारा आत्मविश्वास आपको तभी आएगा कि अब ड्रॉट को देखो 2-2 क्लास में पढ़ा रहे हैं। चलो ओके, तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया। मैप ड्राइंग भी हमने सिखा दिया है पिछले बैच को, आप पे भी बात करेंगे। कुछ वीडियो क्लासेस आपको पीछे जाकर के तो लेना ही होगा। हम रुको कुछ करते हैं, देखते हैं कि पीछे जाकर के कौन सा क्लास। अब आओ यहां पर। अब छोड़ो इस चार्ट को देख करके ना तुम लोग का कॉन्फिडेंस और खराब हो जाएगा। चार्ट हम अपने लिए, इस चार्ट में हम अभी उठ करके हिंदी सब करेंगे, आप चिंता मत करिए। लिखिए, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम ने
भारत को दो वृहत, ये चार्ट आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश शब्द नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आप हिंदी के हैं, हिंदी में लिखिए। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम ने भारत को दो वृहत सूखा संभावित प्रदेश या सूखा प्रभावित प्रदेश एवं 8 माइक्रो लघु प्रदेश में बांटा है, वितरित किया है। लिखो दो वृहद प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला वृहद प्रदेश है पश्चिमोत्तर चतुर्भुज, नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रिलैटरल, नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रिलैटरल। अभी तुम लोग का एसएमएस देख करके ना मेरे मन में एक बात आ गई है, हम शेयर करना चाहेंगे। हम दिल्ली आए थे तो एक बहुत ही छोटे ब्लॉक लेवल टाउन से आए थे और हमारी अंग्रेजी लिखने वाली तो ठीक थी लेकिन बोलने वाली ऑब्वियसली वो तंग थी और बोल नहीं पाते थे, सोचते भी हिंदी में थे, ट्रांसलेट करके एक लाइन बोल पाए, इस तरह का कंडीशन था क्योंकि इस तरह का कोई वातावरण नहीं था वहाँ पे। और स्कूल भी हमारा बिल्कुल सरकारी स्कूल था, हालांकि 90s में सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे हुआ करते थे, इस तरह के नहीं होते थे जो इधर 2010 के बाद आने शुरू हुए। तो दिल्ली आए और क्लास में गए तो मैंने देखा कि सारे बच्चे टीचर से बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में इंटरेक्शन कर रहे हैं। मेरा पहला क्लास था तो मेरे पास दो कंडीशन था। ए, तुम में से जो कुछ लोग हो जो हिम्मत हारने लगते हो एक ही मिनट में, या एक ही मिनट में शिकायत दर्ज करने लगते हो, नहीं आ रहा है समझ में, ये हो गया वो हो गया, अंग्रेजी लिखा है, ये नहीं हो रहा है, शुरू हो गए। और तो मेरे पास भी ऑप्शन था, लेकिन मुझे तो याद है कि मैंने ऐसा, या जो भी जिन लोगों को देखा मैंने बहुत प्रगति करते हुए, कोई किसी को रिएक्ट करते नहीं देखा, न किसी को गिड़गिड़ाते देखा। दो चीज होता है, या तो एंगर में रिएक्ट लोग करता है, गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, या तो ये करता है। दूसरा एक होता है कि शिकायत दर्ज होना शुरू हो गया, मन में कुंठित होना शुरू हो गया। ये दोनों लोग फेल करेंगे जिंदगी में, इनका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही बस हैं। देखो कितना कठोर बोलते हैं हम, लेकिन सत्य बोल रहे हैं। एक होता है कि रेजिस्ट करना कि मेरे से कैसे नहीं होगा, कॉम्पीट करना, हम करेंगे ना, नहीं दिख रहा है फिर भी कुछ ना कुछ उसके आधार पे लिखना, फिर उस पर वर्क करना, क्या था ये, दोबारा सुनना, स्ट्रगल करना, एम्पावर करना अपने आप को। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने जो पॉकेट डिक्शनरी होती है, अच्छी खासी बड़ी वाली डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, उसका सारा वर्ड रट लिया था। इतना फील कर रहे थे कि मुझे कैसे इसमें। फिर जब हिंदू कॉलेज में गए तो उस समय तो फिर हम एक्स टेम्पो डिबेटर बन चुके थे।
इसीलिए वही जिद थी कि हम इस प्रोफेशन में जब आए तो इतने बड़े बड़े ब्रांड और नाम सब यहाँ पे थे जिनकी कितनी किताबें पब्लिश थी, लेकिन उन सबके बीच में मुझे रिकॉग्निशन मिला। तो ये वही ताकत है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। ये वो ताकत नहीं है कि तुरंत किसी चीज से घबरा गए, ये हो गया वो हो गया, हाय बप्पा हाय मैया टाइप। ये जो हम देखे हैं एक नया जो निकला है, इंग्लिश मीडियम के क्लास में हम बताते हैं आपको, बुरा मत मानना कोई, सुनते रहो, इंस्पायर करने के लिए बोल रहे हैं, ताकत देने के लिए बोल रहे हैं, मेथड सिखा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के क्लास में कभी भी कोई स्टूडेंट को मैंने शायद ही देखा हो कि उसने कहा हो कि आपने सर बहुत कठिन अंग्रेजी बोल दी, नहीं आया समझ में। ये कोई नहीं बोलता है। वो अगर उसको मिस भी कर गया है तो वो अपने पे लेता है कि यार मेरे में प्रॉब्लम है और मुझे कैसे चेंज करना है, मुझे कैसे इस क्लास के साथ अडेप्ट करना है, मुझे कितनी ताकत और लानी है, वो अपने में सोचता है। लेकिन हिंदी माध्यम में वो सब टीचर को सोचता है कि तू अपना ढंग से काम कर, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू काम कर ढंग से, तू ये कर, तू वो कर, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। ये मैंने साक्षात देखा है होते हुए और कई लोगों को करवाते हुए देखा है। और इसका कारण है कि हिंदी माध्यम के जितने टीचर हैं वो इतने डरते हैं हिंदी माध्यम से, लोगों के पुचकारने की परंपरा बन गई। अब हमारी इन बातों का बुरा नहीं मानना, हमारी इन बातों से व्यथित मत होना। हमारी बातें हो सकता है कि आईना हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन कर दे, और हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना हम रिएक्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि किसी के वीकनेस को जब ट्रेस कर लेते हैं, जब हमको दिखता है कि ये देखो वीकनेस है ये चीजें, अब ये हम व्यक्ति परक भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, ये समष्टि परक है। हम तो कई बार शुद्ध हिंदी भी बोलना शुरू करते हैं। अगर हम बोलना प्रारंभ कर दिए या लिखवाना प्रारंभ कर दिए, उसमें भी हिंदी वाले लोग अटक जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। जीएस वर्ल्ड में मैंने क्लास लिया था कुछ दिन, देखा है ऐसे पेन गिरा करके और ऐसे बैठ जाता है, ऐसे एंगल में ऐसे देखता है, ऐसे पता नहीं, और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे ऐसे करता हुआ बाहर निकल जाएगा बस्ता लेकर के। लग रहा है ऐसे वो सुपर हीरो है, कितना बड़ा हीरोइज्म का काम किया है। इस प्रजाति के इतने छात्र आ गए हैं कि मुखर्जी नगर में कि क्या कहा जाए। आप लोग वैसे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। कठिन दौर से जब गुजर रहे हो ना, मशक्कत कर रहे हो, तो समझो मसल्स बन रहे हैं तुम्हारे, और तुम एक आने वाले किसी बहुत डिफिकल्ट टाइम के लिए तैयार हो रहे हो। बहुत डिफिकल्ट टाइम के लिए आपकी तैयारी चल रही है। जितना हार्ड ट्रेनिंग लोगे, मार्कोस की तरह ट्रेनिंग लोगे, उतना ही शक्तिशाली बनोगे। और हमारे शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है। सीमा में तो आपने अपने आप को बांध रखा है। अंग्रेजी से भय, अंग्रेजी का हिंदी कहाँ मिलेगा? अरे क्यों हिंदी मिलेगा, इंग्लिश में ही क्यों नहीं? 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसे कौन सा तुम 1 साल में आईएएस बनने वाले हो? कौन बन जाता है 1 साल में आईएएस? ऐसे भी तुम 4 साल स्ट्रगल करने वाले हो। भले उसमें तुम एक ही इतिहास को खपाते रहो और इंग्लिश को कुछ गाली गलौज करते रहो। ये नहीं होता है कि इंग्लिश को कर लें, कि डिक्शनरी उठाएं और कर लें। अरे नहीं समझ में आया, फिर दूसरे डिक्शनरी में देखा, पूछ लिया, डिस्कशन कर लिया, सीख लिया, रट लिया। ये वाला संघर्ष और ताकत जीएस में एक बड़ा ही पॉपुलर टीचर पटना का कोई है, हमने भी उसका वीडियो देखा भाई, कहीं कहीं से बात कान में आ गई, नाम क्या लें। अब जीएस में ससुरा ससुरा करके वो पढ़ा रहा है, उसका इतना फॉलोइंग है, लोग आनंद ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी बताओ, क्या तुम इंटरव्यू में जाओगे तो ससुरा बोलोगे?
क्या तुम मेंस लिखोगे तुम्हारे शब्दावली ससुरा होंगे? मान लो तुम्हारे समझ में भी आ गया, बहुत अच्छा समझाया, लेकिन क्या यूपीएससी सिर्फ समझने का गेम है? यूपीएससी लिखने का गेम है, यूपीएससी बोलने का गेम है, कम्युनिकेशन का गेम है, पर्सनैलिटी का गेम है, अपने आप को कैसे कैरी करते हो उसका गेम है। हम लोग इतना शानदार प्रेजेंटेशन देते रहे अपनी पूरी जिंदगी में, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज होगा। हम लोगों ने सोचा कि बच्चा सब सीख रहा है हमसे, हमारी ताकत उसमें जा रही है, हमारा स्टाइल उसमें जा रहा है, हमारा लैंग्वेज उसमें जा रहा है। हमने तो ये सोचा, और इंग्लिश में आज भी यही है, लेकिन हिंदी की दुनिया एकदम से अलग हो गई है। वहां पे मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं जो ससुरा ससुरा कर रहा है। वो बच्चा क्या, ये इसी को हमने कभी कह दिया था ना कि लालूफिकेशन हो गया है पूरे भारत का, और हिंदी साम्राज्य जो है उसका लालूफिकेशन हो गया, लालवीकरण हो गया। तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था, कुछ लोग कहने लगे कि भाई आप लालू के पीछे पड़ जाते हो। अब बताओ, खैर हमारी बातें कम से कम 90% स्टूडेंट के ब्रेन को तो झकझोर ही रही होंगी, और तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। अपने अंदर के उस पावर को देखो ना, उसमें कर्म को और पावर को, उसका योगफल बनाओ। बुद्धि कर्म इस सब का एक योगफल। हम लोग पूरी जिंदगी अपने स्टाइल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से स्टूडेंट को इंस्पायर करते रहे। स्टूडेंट पता है, तुम अनकॉन्शियसली ये भी देखते हो कि सर चलते कैसे हैं, सर बोलते कैसे हैं, सर के शब्द का प्रयोग कैसा हुआ, सर का रिएक्शन कैसे हुआ। इससे पर्सनैलिटी बिल्ड करता है एक टीचर। आजकल के कॉमेडियन और ये ससुरा ससुरा, और लोग लग रहा है, इसी को तो हमने कहा कि लालूफिकेशन हो गया है पूरे शिक्षण का भी, हिंदी माध्यम का भी, सबका हो गया है। हर गांव में हम जहां भी जाते हैं ना, उसी स्टाइल के लोग अब मिलते हैं, क्योंकि आप अपने अनपढ़ता को, अपने कमजोरी को, अपने अशिक्षा को, अपने अंदर के गंवारपन को कवर करने के लिए लालू जी का मॉडल अपनाते हो, और उसी को आत्मविश्वास कहते हो। क्या वो आत्मविश्वास वो काम आएगा? लालू जी तो नेता थे, गांव के गरीब के नेता थे, तो उनको काम आया, तुमको काम आएगा? सोच करके देखना। हमने बार बार कहा कि यूपीएससी में विषय को समझना यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आईएएस बनना ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक, आपका वोकैबुलरी, आपका प्रेजेंटेशन, आपका आईक्यू, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, ये सबका कोसेंट है, सबका मिलकर के बनता है ये। लेकिन लोग आनंद ले रहे हैं भाई। इजराइल पैलेस्टीन पे मैंने बताया था तुम लोगों को, इजराइल पैलेस्टीन में पूछेगा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस का क्या प्रभाव पड़ेगा एनर्जी क्राइसिस पे, इंडिया के एनर्जी क्राइसिस पे क्या प्रभाव होगा, ये सब क्वेश्चन डिस्कस होना है। लेकिन खाली ससुरा ससुरा करके यहां ये डोम था, ये मार दिया, डोम में ये लगा है, रडार लगा है, ये करने से वो कौन सा यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन लोग अब उसी को पढ़ करके, सुन करके मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया, ये ट्रीटी हो गया, तो ये ट्रीटी हो गया, तो इजिप्ट में इतना आर्म दे दिया, तो ईरान के रास्ते घुस गया, तो ये जो किनारा है यहाँ भूमध्य सागर है, तो बगल में नदी बह रही है, तो नदिया के ऊपर में पहाड़ है, पहाड़वे पे तो क्रिश्चियन का एक टोपोग्राफी है। ये इस कथा में आनंद है, इसमें यूपीएससी कहां है? क्या बोलूं मैं? चलो आज हम रिएक्ट ही कर गए, इसीलिए एसएमएस देखते नहीं है तुम लोग का, क्योंकि एसएमएस देखेंगे हम रिएक्ट कर जाएंगे और हमारा व्यवधान हो जाता है अपने ज्योग्राफी से। चलो ओके, मैक्रो रीजन 2 है
नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रिलैटरल यानी पश्चिमोत्तर चतुर्भुज का क्षेत्र। लिखिए इसमें कि यह जैसलमेर से जालंधर, कानपुर, अहमदाबाद, फिर से जैसलमेर, जालंधर, कानपुर, अहमदाबाद। तक विस्तृत है। लिखो कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लिखते रहिए, यहां पे इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और भारत का ये सबसे बड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग पढ़ाते हैं यार तो डीपीएपी प्रोग्राम का ओरिजिनल पेपर्स निकाल के माथा खपाते हैं, क्या तुम्हारे लिए योग्य है उसमें उसको निकालते हैं। ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है उसको छांटते हैं। यूएन का पेपर, चार्ट, क्या क्या नहीं करते हैं। कर कर के ये मैंने विषय डेवलप किया और लोग इंटरनेट से 5 फैक्ट 4 कहानी उसको मिलाइए, यूट्यूब पे आकर के बक दीजिए। तो तुम लोग पूछते हो ना कि सर हिंदी में रिजल्ट क्यों नहीं आता है। हिंदी में रिजल्ट नहीं आने का कारण लालवीकरण है। हिंदी पूरे हिंदी माध्यम का लालवीकरण है। लालवीकरण से किसी व्यक्ति विशेष पे मत चले जाना, वो सिंबोलिज्म है एक प्रकार का, बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने इशारे में कहा था कि अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र पे अगर लालू जी से बहस करेंगे तो कौन जीतेगा, लालू जी ही जीतेंगे ना। तो उसी टाइप के हो गया, सारा कल्चर ही वही हो गया। तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो और तुम लोगों को सख्त निर्देश हम दे रहे हैं क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए और मेरा रिजल्ट सूख रहा है। इसलिए सूख रहा है क्योंकि हिंदी माध्यम एकदम से भटक गया। जीएस तो हम नहीं पढ़ा रहे ना, तुम्हारा हिंदी माध्यम ही भटक रहा है। तो मुझे आक्रोश आता है, एंगर आता है। जिस व्यक्ति का हिंदी माध्यम में, तुम 2016 का रिजल्ट देखे हो, 2018 तक भी तो शैलेंद्र सिंह इंदौलिया रैंक 38 लाया, मेरा लाते रहा है, अच्छे स्टूडेंट मिलते रहे हैं, लेकिन वो चमत्कारी रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक एक वर्ष में टॉप 100 में हिंदी माध्यम ज्योग्राफी से 10 बच्चे हुआ करते थे और 15-17 बच्चे इंग्लिश से हुआ करते थे। वो एरा हम ढूंढते हैं आज के डेट में। मैंने 2015 में करोल बाग पढ़ाना बंद कर दिया व्यक्तिगत कारणों से। इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट तो ज्योग्राफी डिक्लाइन किया ना। तुम लोग कहते हो व्यक्ति ही तो प्रभावित करता है, और कौन प्रभावित करता है। तुम कहते हो कोचिंग से कोई फायदा नहीं होता है। तुम देख लो रिजल्ट 2016 के आज 16 तक रिजल्ट देख लो और उसके बाद देख लो कि क्या हाल कैसे बनते चला जा रहा है। और नई नई संस्थाओं का उदय हुआ, उसमें खूब प्रचार और खूब प्रसार और खूब। मेरा हिंदी माध्यम तो मेरा स्ट्रेंथ था। अरे मेरा रिस्पेक्ट कौन ज्यादा किया, हिंदी माध्यम का लोग किया ना। आज भी हिंदी माध्यम के किसी लड़का जो भी कहीं एसडीएम डीएम लगा हुआ है, किसी को एक फोन कर दो तो इतना आत्मीयता से मिलता है। मुझे तो लॉस हो रहा है ना 4 साल से, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना इन चीजों को लेकर के। शैलेंद्र सिंह इंदौलिया को एक बार फोन कर दो कहीं भी आ जाता है। ये होता था हिंदी माध्यम। गांव से निकला हुआ लड़का, भावनात्मक व्यक्ति, वैल्यू बेस्ड, गुरु टीचर दोस्त, एक रिश्ता को निभाने वाला, सम्मान देने वाला, ये होता था हिंदी माध्यम। ये गंवार तंत्र और ये जो भोजपुरिया
गाना देखते हैं ना बजते हुए तो शरीर में आग लग जाता है, और उस पे सब लौंडा डांस कर रहा है रोड पे खुद ही, और क्या क्या कर रहा है पूरा। ये क्या कल्चर हो गया यार। वो शालीनता, वो सभ्यता, वो सब पता नहीं कहां चला गया। अचानक से देखा मैंने ये घटित होते हुए। पिछले 8 वर्ष में तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या होते चला जा रहा है। सब खत्म होते हुए देखा मैंने। 2008 में भी हम पढ़ा रहे थे, मेरी संस्था 2008 में बनी थी यहाँ पे, तब भी हम पढ़ा रहे थे। तब भी हिंदी माध्यम पूरा 700 का एक एक बैच भरा रहता था। बैच तो आज भी भरा रहता है, बड़ा हॉल हायर करना पड़ता है, लेकिन वो चीज अब 40% लड़कों से तो गायब ही हो गई है। खैर, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं जिसमें वही लड़के आते हैं जिनमें थोड़ा ताकत है, दम है, फालतू वाला कोई आता नहीं है। इस कारण थोड़ा सा सरवाइव कर रहे हैं। आजकल तो झूठी पॉपुलैरिटी के लिए आदमी कुछ भी करता है ना। कभी किसी लड़की को नीचा दिखा दो, कभी किसी धर्म जाति के आधार पे कुछ खूब बढ़िया बोल दो, चढ़ाओ लोगों को जितना चढ़ा सकते हो, इमोशनली चार्ज कर दो, तुम पॉपुलर हो जाओगे। हमारे ऐसे लोग अब कहाँ पॉपुलर होंगे। हमारे ऐसे लोग जो लगातार एक टीचर के रूप में स्टूडेंट को धिकारते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उसका कान पकड़ते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं क्या कर रहा है ये तुम, ये वाले लोग अब कहाँ। हमारा तो मर्डर हो जाएगा। अब टाइम ही खत्म हो रहा है, वो खत्म हो गया है टाइम, उसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। खैर चलो, यहां पे हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रिलैटरल, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और लिखो इस क्षेत्र में वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर है। ये 25 से 50 सेंटीमीटर वाला एरिया है। तथा वर्षा की विविधता, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल 30 से 60% तक है। 30 से 60% तक है। शस्य प्रतिरूप मोटे अनाज, शस्य प्रतिरूप मोटे अनाज, मिलेट्स और मिलेट्स, मिलेट्स है, और क्या है, दलहन तिलहन यहां पर है। तो ये पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है ट्रैपियन डेक्कन। देखो, दक्कन ट्रैप एवं दक्कन पठार के भाग, दक्कन पठार के भाग। लिखो, पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर, ध्यान से लिखना है, पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर 300 किलोमीटर तक का विस्तृत क्षेत्र, 300 किलोमीटर तक का विस्तृत क्षेत्र, जहां वर्षा
या वृष्टि छाया प्रदेश है, जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ये वृष्टि छाया प्रदेश है। लिखो समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर, समुद्र तट से 100 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र, पूर्वी तट से 100 किलोमीटर दूर। प्रायद्वीपीय भाग का आंतरिक, प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग है। तो ये पठार का आंतरिक भाग है। ये लिखो लगभग 3.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, 3.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये कितना है? 6 लाख है, ये 3.6 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 3.6 लाख स्क्वायर में फैला हुआ। देखो यहां वर्षा 40 से 60, वर्षा की विविधता, वर्षा की विविधता 30 से 40%, तापमान ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन का ही महत्व है। ग्रीष्मकालीन तापमान 36 से 42, ग्रीष्मकालीन तापमान 36 से 42। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का भाग, तेलंगाना, ये सब भाग सम्मिलित है। कुछ नहीं बोला मैंने, महाराष्ट्र का पठार, दक्षिणी पठार, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, इसका ये पूरा भाग है। अब लिखो माइक्रो रीजन्स कौन कौन से हैं। माइक्रो रीजन्स या माइक्रो रीजन ट्रैक्ट्स, लघु प्रदेश। डीपीएपी प्रोग्राम में किन किन लघु प्रदेश को चिन्हित किया गया? इसमें देखो, लिखो यहां पे जम्मू उधमपुर क्षेत्र, ये जम्मू और उधमपुर का क्षेत्र हो गया, उधमपुर इधर हो गया, ये जम्मू हो गया। तो जम्मू उधमपुर का क्षेत्र इस मैप में यहां। फिर दूसरा होगा उत्तराखंड एवं हिमाचल के भाग, यानी किन्नौर कुमायूं क्षेत्र, किन्नौर कुमायूं क्षेत्र। थोड़ा सा यहां पर खासी हिल्स, खासी हिल्स। चौथा है ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। एवं बघेलखंड के भाग, ये यहां पे। फिर है पलामू, पलामू का पठार, पलामू का पठार एवं हजारीबाग के कुछ भाग, यहां पर है पलामू का पठार, हजारीबाग के कुछ भाग। ये हो गया 4, 5 हो गया। छठा है ये
काठियावाड़, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है यहां पर, सौराष्ट्र प्रदेश यहां पर हो गया। फिर यहां पर है ये कोयंबटूर का पठार, यहां पर एक बड़ा सा पॉकेट है, कोयंबटूर का पठार, और ये तो है ही। फिर है कालाहांडी, KBK रीजन, KBK, यह है KBK रीजन, कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट। तो इस मैप को बनाइए और DPAP प्रोग्राम ने क्या क्या सजेशंस दिए, रिमेडीज क्या दिए, निराकरण क्या दिए, निवारण के क्या उपाय बताए, उसके विषय में कल ही बात करेंगे। आज थोड़ा